हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं इनपुट डिवाइसेस का पार्ट 4, जो कि इसका फाइनल पार्ट है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, कैसे काम करती हैं, इनपुट डिवाइसेस को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, बेसिक एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, इनपुट डेटा टाइप के बेस्ड पे और हार्डवेयर के बेस पे इनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, इन सब का डिस्क्रिप्शन और इन्फॉर्मेशन पूरा जो डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं पर्सनली सजेस्ट कि आप एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीमीडिया बेस्ड इनपुट डिवाइसेस, वेव्स एंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनपुट डिवाइसेस, कोड एंड कैरेक्टर रीडिंग बेस्ड इनपुट डिवाइसेस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटेक्शन बेस्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमीडिया बेस्ड इनपुट की। मल्टीमीडिया बेस्ड इनपुट का मतलब क्या हो गया, वो डिवाइसेस जो कि मल्टीमीडिया यानी कि ऑडियो वीडियो फाइल्स को या साउंड फाइल्स को जो है सिस्टम को ऐसे इनपुट देने के काम में आती है। तो इसके लिए मेनली 3 तरह की डिवाइसेस काम में ली जाती है: डिजिटल कैमरा, वेबकैम और माइक्रोफोन। तो अब शुरुआत करते हैं डिजिटल कैमरा से। डिजिटल कैमरा बिल्कुल डिजिटल डिवाइस है जो कि कैमरा की तरह ही वर्क करती है। आप जो इससे आप इसे चाहें तो फोटोज़ खींच सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर रील के बजाय मेमोरी कार्ड्स लगे होते हैं जो कंटिन्यूटी में सिग्नल्स को जो है स्टोर करते रहते हैं। प्लस इसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड के मूवमेंट्स को या फोटोज़ या वीडियोज़ को जो है कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं आपके मेमोरी कार्ड पे स्टोर हो जाते हैं। एंड देन आप इसको जो है प्रिंटर से अटैच करके, अपने सिस्टम से अटैच करके अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं या प्रिंटर के थ्रू इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर इमेज सेंसर चिप लगी होती है जिसकी मदद से आप फोटोज़ खींच सकते हैं या फिर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं यानी इनके अंदर बैटरी लगती है। प्लस इसके अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है कि आपने जो भी फोटोज़ खींचे हैं या वीडियोस बनाए हैं उनका डायरेक्ट आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं। तो हाथों हाथ आपको पता लग जाता है कि आउटपुट कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है और इनपुट के लिए फोटोज या वीडियोस बना सकते हैं। इन पर आपको इस मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मीडिया कंट्रोलर ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसके थ्रू आप वीडियोज़ को या वीडियोस को साउंड कम ज़्यादा, ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, ठीक है, और उनके रिजोल्यूशन चेंज करना, ये सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। सेम चीज़ आप इमेजेस के साथ भी करते हैं, आपको रिजोल्यूशन कंट्रोल, डिजिटल जूम इन जूम आउट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आप इनको चाहे तो वायरलेसली या चाहे वायर की मदद से जो है अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डेटा इनसे जनरेट हो रहा है वो आप डायरेक्ट सिस्टम को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इनसे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम कहें तो एक तरह से कि भाई सिस्टम को कंटिन्यूअस बेस पे, लाइव स्ट्रीमिंग बेस में भी अगर आपको ऑडियो वीडियो या फिर क्या बोलते हैं इमेजेस जो है इस जगह इनपुट सिग्नल भेजनी है तो आप डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप जो है नॉन वायर्ड जो होते हैं, वायरलेस जो हमारे डिजिटल कैमरा होते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी की मदद से, या तो यूएसबी की मदद से या फिर ब्लूटूथ की मदद से या फिर लोकल लैन की मदद से जो है ये कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, एंड देन एक फिक्स लिमिटेड रेंज के अंदर जो है ये कंप्यूटर से जुड़े हुए रहेंगे और कंटिन्यू में आप जो भी फोटोज़ खींच रहे हैं या वीडियोज़ बना रहे हैं वो डायरेक्टली जो है सिस्टम पर डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये होता है आपका डिजिटल कैमरा। एक और चीज़, इसके अंदर मेमोरी कार्ड जो है डायरेक्ट लगता है जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि एक तो मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मेमोरी कार्ड 128 GB 512 GB तक के भी मेमोरी कार्ड्स आते हैं। ठीक है, लेकिन बस सबसे एक ही नुकसान इसका ये कि अगर डिजिटल कैमरा डैमेज हो जाए और अगर आपका कार्ड सिक्योर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कार्ड भी डैमेज हो गया तो आपका सारा डेटा जो है वो जो है करप्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेबकैम की। वेबकैम जो होते हैं ये हमारे डेस्कटॉप्स के अंदर आते हैं या फिर एक्सटर्नली भी हम इन्हें परचेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सटर्नल मिलने वाले वेबकैम्स हैं ये सारे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लैपटॉप डेस्कटॉप में ऊपर की तरफ जो है आपको इनबिल्ट वेबकैम भी देखने को मिलता है। ये भी वापस जो है ये एक्चुअली क्या करता है, इसके थ्रू जो यूज़र लैपटॉप डेस्कटॉप को यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो वीडियो कॉल कर सकता है, खुद की फोटोज़ खींच सकता है, वीडियोज़ बना सकता है, जिसकी मदद से जैसे हम भी वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो वेबकैम क्या करता है, ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड से आने वाले ऑडियो वीडियो सिग्नल्स जो होते हैं उनको कैप्चर करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है एंड देन उनको प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इन कैमरास की मदद हम पिक्चर खींच सकते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव सेशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप के अंदर वीडियो कॉलिंग करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे भी कंप्यूटर के अंदर चलने वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका इस्तेमाल करके आप लाइव सेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटी जो है डिजिटल कैमरा के मुकाबले में थोड़ी कम होती है क्योंकि ये मोस्टली VGA कैमरा होते हैं जिनका रिजोल्यूशन कम होता है, और डिजिटल कैमरा जो होता है उसका रिजोल्यूशन उसका तो है डिजिटल रिजोल्यूशन होता है जिस वजह से उनकी क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इनकी क्लियरिटी थोड़ी सी कम रहती है, बट फिर भी अभी सफिशिएंट है। अब हम इनको वेबकैम्स को ज़्यादा जो है एडवांस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वेबकैम अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं।
प्लस अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग में जो है वीडियो या ऑडियोज़ को जो है, इमेजेस को जो है एज ए इनपुट लेने का काम करते हैं। तो अगर हम इनकी क्वालिटी बढ़ा दें, जैसे आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन्स में अभी जो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें अगर आप फोटो खींचते हैं तो एक एक फोटो जो 8-8 10-10 MB का हो जाता है। और अगर वीडियो बनाते हैं तो 2 या 3 मिनट का वीडियो भी अक्सर 5 से 6 GB का पहुंच जाता है। तो अगर वेबकैम्स की अगर हम क्वालिटी बढ़ा दें तो होगा क्या कि ये लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर हमने आधा घंटा भी रिकॉर्डिंग चलने दी लाइव सेशन में या लाइव स्ट्रीमिंग में, तो पता लगा हमारा फुल जो 512 MB का SSD हार्ड डिस्क तो वैसे ही फुल हो जाएगा। इसलिए इनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम करके रखी जाती है। ठीक है, तो ये वेबकैम जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह से काम आ सकते हैं। कैसे? अगर आप लाइव सेशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन जाकर के आप कुछ इमेज या वीडियो या ऑडियो बेस्ड काम कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी भी मिलेगी, और आप चाहे तो ऑफलाइन भी जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हर वो कैमरा जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो वेबकैम की तरफ वर्क करेगा। तो इनबिल्ट वेबकैम ये होते हैं जो ऊपर की तरफ लगे होते हैं, इनके पास में इनका सेंसर होता है जो इनकी एक्टिवेशन दिखाता है। ठीक है, अगर आप वेबकैम यूज़ कर रहे हैं तो ये सेंसर जो है ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि आपका कैमरा चालू है। और ये जो है हमारे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नॉन एम्बेडेड वेबकैम है, यानी एक्सटर्नल तौर पे आते हैं, इन्हें हम सिस्टम में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोफोन की। देखिए माइक्रोफोन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सिग्नल्स को ही कैच करते हैं, वो सिस्टम को एज ए इनपुट भेजते हैं। इन्हें हम इनकी मदद से जो नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसको सिस्टम में हम एज ए ऑडियो फाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस किसी भी तरह का ऑडियो सिग्नल जो रियल वर्ल्ड में जनरेट हो रहा है उसको हम जो है इसकी मदद से, इन माइक्रोफोन्स की मदद से जो है कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। माइक्रोफोन अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। ये वाला माइक तो आप सबने देखा ही होगा, ये जो है ये भी अलग अलग तरह के माइक है, ये भी माइक है और ये भी माइक है। मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें ये माइक जो है ये मोस्टली जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के काम आता है, यानी आप कंप्यूटर की मदद से इसको इस्तेमाल करके अपने वॉइस को जो है बिना प्रोसेस का है सीधा स्पीकर्स पे भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी वॉइस जो है वो एनहेंस हो जाए, ठीक है, और लाउड हो जाए। जबकि ये जो माइक दिख रहे हैं तीनों और ये वाला जो माइक दिख रहा है ये, ठीक है, ये माइक जो है रिकॉर्डिंग के काम में आते हैं। इनको सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद में आप जो भी माइक में बोलेंगे सिस्टम के अंदर जो है आपके वॉइस की ऑडियो फाइल जनरेट हो जाएगी। प्लस अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको पता ही होगा इन माइक की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये माइक आपके वॉइस को एकदम क्लियर वे में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप में खुद अनेबल जो है वो खुद भी मतलब हमारा साउंड जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, पर उनकी क्लैरिटी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो ऑल ओवर सारे साउंड को एक्सेस करते हैं। लेकिन ये जो माइक जो होते हैं ये हमारा मुँह के ज़्यादा पास रखे जाते हैं। प्लस इनकी सेटिंग इस तरह से करी जाती है कि ये नॉइस साउंड को ना ले, यानी एक्स्ट्रा साउंड जो आ रहा है उसको डिक्लाइन करो, सिर्फ और सिर्फ यूजर जो कह रहा है उसी साउंड को जो कैच करके सिस्टम में भेज दें। फिर उसके बाद में हमने जो भी ऑडियो सिग्नल सिस्टम में भेजे हैं, चाहे तो हम इनको लाइव या रनिंग मोड में जो है एज ए इनपुट अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर के अंदर, या फिर हम चाहे तो इन ऑडियो फाइल्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस पे रहता है। तो हम इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। तो ये होता है हमारा माइक्रोफोन। अब बात करते हैं वेव्स एंड फ्रिक्वेंसी बेस्ड इनपुट की, जिसके अंदर आते हैं रिमोट। ठीक है, रिमोट हम सबने देखे अलग अलग तरह के होते हैं। टीवी का रिमोट होता है, एसी का रिमोट होता है, ठीक है, आजकल तो लाइट्स के रिमोट आ रहे हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी रिमोट्स आते हैं। इवन अगर हम बात करें तो जो कीलेस एंट्री होती है कारों की, उसके अंदर भी जो छोटा सा हमें दिया जाता है वो रिमोट एंट्री होती है, यानी कि छोटा सा रिमोट जो होता है वो की चेन की जगह लगा होता है। तो रिमोट जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये वेव्स पैटर्न पे और फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। हमारे चारों तरफ अलग अलग जो है वेवलेंथ वाली जो है वेव्स मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल करके हम इन पे रेडियो वेव ट्रांसमिट करते हैं। रेडियो वेव्स क्या होती है, एक से दूसरी जगह तक रेडियोटिक एनवायरनमेंट में जा सकती है, यानी उन्हें किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर केबल या वायर की जरूरत नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में मौजूद वेव्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, इसलिए उनको रेडियो वेव्स बोलते हैं। इनका इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो होते हैं वो वेव्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजे जाते हैं। तो जैसे हमारा टीवी है, तो टीवी का जो रिमोट आता है, हम जो भी बटन प्रेस करते हैं, ऑन ऑफ, चैनल चेंज, वॉल्यूम कम ज़्यादा, तो ये सारे सिग्नल टीवी कैसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जो है हमारा रिमोट जो है वो ट्रांस सिग्नल जनरेटर है और हमारे टीवी के अंदर जो है सिग्नल रिसीवर लगा होता है। तो ये जो रिसीवर होते हैं स्पेसिफिक डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि यूनिक आप एक ही रिमोट लेके उसे सभी जगह यूज़ कर लेंगे। हर एक वो डिवाइस जो रिमोट से कंट्रोल होती है, ठीक है, उसका खुद का स्पेसिफिक रिमोट आता है। आप किसी और रिमोट से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए रिमोट का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर किसी भी रीजन की वजह से रिमोट डैमेज हो जाता है तो या तो आपको स्पेसिफिक मॉडल का ही रिमोट वापस लाना पड़ता है या फिर यूनिवर्सल रिमोट काम में लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर होते हैं वो जो सिग्नल जनरेटर होते हैं, इन दोनों को एक फिक्स वेवलेंथ के अंदर टाई कर दिया जाता है ताकि कोई और किसी रिमोट से आपके जो है रिसीवर डिवाइस को कंट्रोल ना कर सके। वरना सोचो कितना अजीब लगेगा, आप घर में बैठे हैं और पड़ोसी अपने घर में टीवी चला रहा हो, आपके टीवी के चैनल चेंज हो रहे हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है इनको वेवलेंथ स्पेसिफिक रखा जाता है।
ठीक है। बात करें तो वीडियो गेम्स खेलने के लिए जो रिमोट्स आते हैं वो भी ये काउंट होते हैं इसके अंदर। टीवी के रिमोट, मीडिया प्लेयर्स के रिमोट, ठीक है, एसीज के रिमोट, कार के रिमोट, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के रिमोट, हर एक चीज़ जो है जो कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करती है वो सब रिमोट कैटेगरी के अंदर आती है ना। यूनिवर्सल रिमोट क्या होता है? एक्चुअली यूनिवर्सल रिमोट जो होता है वो एक ऐसी वेवलेंथ को फॉलो करता है जिसको सभी रिसीवर डिवाइसेस एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हाँ, लंबे टाइम तक यूनिवर्सल रिमोट पे जो है डिपेंड मत रहिएगा। जितना जल्दी हो सके आपका जो रिसीवर जिस डिवाइस में लगा है उसी के रेस्पेक्ट में, उसी ओरिएंटेड जो है, उसी वेवलेंथ को सपोर्ट करने वाला रिमोट आप वापस मार्केट से ले आइए, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटेक्शन बेस्ड इनपुट की, ठीक है। अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पे काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बहती है। इलेक्ट्रिसिटी बहने की वजह से हम सब जानते हैं कि थम्स लॉ की वजह से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बहती है उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी कि ये जो सिग्नल होते हैं इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या होता है कि मैग्नेटिक इंक बनाई जाती है, यानी कि एक ऐसी इंक जिसके अंदर जो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं। और जब इस इंक की मदद से कहीं पे कुछ लिखा जाता है तो उस इंक को जो है हम ऐसी डिवाइसेस से रीड कर सकते हैं जो कि इस मैग्नेटिक इंक को आइडेंटिफाई कर सके एंड देन उन कैरेक्टर्स को या उन सिंबल्स को पढ़ सके जिसकी मदद से मैग्नेटिक इंक को लिखा गया। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती है उनको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या MICR, ठीक है। मोस्टली तो ये बैंकों में काम में आती है, क्योंकि बैंकों में क्या होता है, जैसे चेक होते हैं, चेकों के ऊपर जो नीचे की तरफ जो सीरीज नंबर लिखा होता है एक्चुअली वो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, प्लस चेक का सीरियल नंबर, ठीक है, ये सब भी मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं। तो जब इसको जो MICR मशीन में डालते हैं तो MICR मशीन क्या करती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक को जो है डिटेक्ट करके रीड कर लेती है। देन उसके अकॉर्डिंग उसको चेक की प्रॉपर्टी पता लग जाती है कि चेक एक्सपायर तो नहीं हुआ है, चेक जो है वो किसका है, किसके अकाउंट से लिंक है, ठीक है, ये सब चीज़ें, यानी चेक की वेरिफिकेशन के लिए इस मशीन को काम में लिया जाता है। तो अगर खाली उसका जो सीरियल नंबर, उसका जो बारकोड नंबर है, ठीक है, और अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है ये सबको अगर छोड़ दें तो बाकी जो कुछ हमने मैनुअली चेक पे लिखा उसको जो है MICR रीड नहीं करता। यानी MICR क्या कर रहा है, उस चेक को सिर्फ वेरीफाई कर रहा है, चेक ओरिजिनल तो है ना, एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ठीक है, इसमें किस पर्सन की इन्फॉर्मेशन है ये सब पता करने के लिए, ठीक है। तो ये काम करता है MICR। मोस्ट ऑफ ये क्या करता है, ये बैंकों के अंदर रीडिंग और वेरिफिकेशन के काम में आता है। ये प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने इसमें चेक डाल दिया, चेक प्रोसेस हो जाएगा। इनके थ्रू चेक सिर्फ वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, और कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन जिसके नाम का चेक है और चेक की खुद की प्रॉपर्टीज जो है वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोड एंड कैरेक्टर रीडिंग बेस्ड इनपुट की। ये होते हैं 4 तरह के: ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और QR कोड रीडर। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करें तो देखिए, आपको देख के समझ में आ गया होगा, इसके अंदर एक पेन टाइप डिवाइस होती है जिसे स्टाइलस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मूव करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ये जो है कैच करता है और देन वर्चुअल हमारा जो डिस्प्ले डिवाइस है उस पर उसका जो है आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो मोस्टली तो इसको जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है बुक्स वगैरह में उनको रीड करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अंदर जो टेक्स्ट, इसके अंदर क्या करते हैं, जब भी इसको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जब मूव करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं, यूं नहीं का फटाफट करें, धीरे धीरे आपको मूव करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली एक तरह से लाइट ही एमिट होती है और वो लाइट जो होती है वो व्हाइट और ब्लैक यानी कि अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन को डिटेक्ट करती है। जैसे कि सपोज व्हाइट पेज के ऊपर ब्लैक इंक से अगर लिखा हुआ है तो ये क्या करेगी, उस एरिया को डिटेक्ट करेगी, उस फॉर्मेट को ये जो है क्रिएट करेगी, यानी ये डिफरेंस महसूस करेगी। ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट कलर जो होता है, ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जबकि ब्लैक कलर जो होता है या डार्क कलर जो होते हैं वो जो है एनर्जी को जो है, लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से जो एक तरह का आपका लाइट सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ टेक्स्ट सरफेस पे जाता है, देन वहाँ से रिटर्न होकर के वापस आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस लाइट रिफ्लेक्शन में जो वेरिएशन आता है, जहाँ जहाँ पे भी डार्क प्लेसेस हैं वहाँ पे ये उसको एक्सेप्ट करेगा। वहाँ पे क्या होता है कि लाइट को जो है डार्क कलर एब्जॉर्ब करने लगता है, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और पावर कम हो जाती है। तो इस तरह से एक इमेज का जो है सिंबल बन जाता है और सिस्टम उसको जो सिंबल को जनरेट करता है। इस पैटर्न पे जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर काम करते हैं, ठीक है। ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बट ये थोड़ा सा लेंदी और कोजी प्रोसेस है। भाई कोजी क्योंकि उसमें आप थक जाते, थोड़े टाइम तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको पता लगेगा कि लाइन बाय लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ना, तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा। लेकिन फिर भी ये उस जगह ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे आपको टेक्स्ट जो है सिस्टम के अंदर डायरेक्टली एज ए डिजिटल कॉपी की तरह इनपुट देना हो। हालांकि मैं ये सजेशन दूंगा कि आप इस पूरे पेज को ही स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके जो है उसको जो है वहाँ पर आप एडिटेबल फॉर्मेट में ले सकते हैं सिस्टम के अंदर, तो स्कैनर ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। लेकिन फिर भी ऐसे टेक्स्ट जिनको आप स्कैन भी नहीं कर पा रहे,
ठीक है, कोई ऐसी बुक है जिसका अंदर कोई पेज जिसको आप फाड़ नहीं सकते, स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बहुत ज़्यादा काम आता है। बारकोड रीडर हम सभी ने देखे हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर या आजकल तो शॉप्स में हर जगह पे जो है बारकोड रीडर लगे होते हैं। एक्चुअली में बारकोड जो होता है ये एक तरह की एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो हर एक चीज़ मतलब हर एक बारकोड जो होता है अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिए हुए होता है। अब जैसे मैंने किसी बारकोड को लिया, ये बारकोड जो है कुछ स्पेसिफिक डिटेल जो है अपने अंदर होल्ड करके रखता है। एंड देन जब मैं इस बारकोड को किसी भी प्रोडक्ट पर लगा दूंगा तो बारकोड उस प्रॉपर्टी से अटैच हो जाता है। कैसे? सपोज जैसे मेरे पास सपोज जैसे ये माउस है, ठीक है, ये मेरे पास ये माउस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस माउस की बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले जो है मैंने सिस्टम के अंदर डाल दी। माउस कौन सी कंपनी का है, कब मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है, इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। अब मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने बारकोड जनरेटर सॉफ्टवेयर के अंदर डाली। एंड देन सारी इन्फॉर्मेशन को बारकोड जनरेटर ने क्या किया कि बारकोड्स के अंदर बदल दिया। अब बारकोड्स के अंदर जो ब्लैक और व्हाइट लाइन्स जो होती है ना, ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये अलग अलग साइज़ की आपको ब्लैक लाइंस देखने को मिलेगी, वाइट स्पेस देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन बारकोड में कन्वर्ट कर दी गई और फिर उसके अकॉर्डिंग बारकोड इसके अंदर बारकोड जनरेटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो बारकोड को प्रिंट कर सकता है। एंड देन वो बारकोड क्या करेगा, उसके अंदर तो वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने डाली थी, फिर मैं उस बारकोड को लेकर के अपने माउस पर लगा दूंगा तो वो बारकोड इस माउस की सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अब मुझे माउस की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसको बारकोड रीडर के सामने ले जाऊंगा। बारकोड रीडर इस बारकोड को रीड करेगा और ये बारकोड जनरेटर सॉफ्टवेयर का रिवर्स होता है, यानी कि ये उसके सिग्नल्स को रीड करके इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा और यूजर को डिस्प्ले पे शो करेगा भाई ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरह से बारकोड रीडर जो है काम में आता है। बारकोड रीडर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है आपका हैंड हेल्ड, जैसे कि ये वाइट वाला आपको दिख रहा है, इसे आप हाथों में लेकर के ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका स्टेशनरी जो फिक्स होता है, इसके सामने आपको ऑब्जेक्ट को ले जाना पड़ता है जिसके ऊपर बारकोड लगा हुआ है। तो स्टेशनरी वाला तो मोस्ट ऑफ आपको शॉप्स मॉल्स वगैरह में देखने को मिलेंगे और जो आपका हैंड हेल्ड होता है ये बड़ी बड़ी पैकिंग कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट बारकोड किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को जो बारकोड में कन्वर्ट कर देता है। अब नॉर्मल ह्यूमन तो बारकोड को जो है डिकोड कर नहीं सकता, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पूरी सिक्योर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बारकोड इमेज जो होती है ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बारकोड रीडर। यहाँ पे डेटा जो है लाइट और डार्क लाइंस के फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे OMR भी बोलते हैं। आप सभी ने अक्सर सुना होगा एग्जाम के अंदर OMR शीट दी जाती है ना। व्हाट इज दैट कि आपको पेपर तो दिया, कॉपी भी दी है, सब कुछ दिया है, देन उसके बाद में क्या होता है OMR शीट होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं इस पर भी होंगे। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, इसमें भी हर एक क्वेश्चन नंबर के आगे 4 कोड दिए होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। तो आप जिस ऑप्शन को डार्क कलर कर देते हैं वहाँ पे तो बाकी 3 लाइट हो गया, 1 डार्क हो गया। तो इस तरह से क्या किया कि आपने एक मार्क जनरेट कर दिया। जब ऐसी OMR शीट को स्पेसिफिक इन OMR मार्क रीडर्स के अंदर डाला जाता है तो ये क्या करती हैं, इनके अंदर उस क्वेश्चन पेपर का पूरा एक डिजिटल कॉपी होता है एंड करेक्ट जो आंसर है उसको बिल्कुल OMR शीट के पैटर्न में ही भर के सेट किया जाता है। यानी कि एक बिल्कुल सही आंसर वाली OMR शीट जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो टिक किया मतलब सर्कल किया हुआ, डार्क किया हुआ है, उस पैटर्न के साथ में ये जो OMR शीट हम नीचे एंट्री डालते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए, उसको कंपेयर करती है। इससे इसको पता लग जाता है कि जो स्टूडेंट ने जो आंसर दिए है वो सही है या नहीं। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। प्लस साथ के साथ ऑप्टिकल मार्क रीडर खुद कॉपीज भी जनरेट कर सकता है, यानी कि आप कोई फ्रेश OMR शीट जो अगर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये उसकी डिजिटल कॉपी भी बना सकता है। तो OMR मार्क रीडर क्या करता है, ये एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो कि एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ जो डार्क सिंबल्स होते हैं, डार्क कलर से बनाए हुए पेन या पेंसिल्स, उनको इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम जो है अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ क्या कहा जाता है कि ब्लैक कलर का जो पेन है, डार्क पेन, वो यूज़ कीजिए। और वहाँ पे आपको जेल पेन और एक अगर बात करें जो ग्लिटर वाले पेन आते हैं जिनकी इंक शाइन करती है उसको यूज़ करने से मना किया जाता है, बल्कि आपको नॉर्मल डार्क इंक वाले पेन यूज़ करने के लिए बोला जाता है। यहाँ तक कि पेंसिल भी कितनी बार मना कर दी जाती है क्योंकि पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है, ग्रेफाइट जो है रिफ्लेक्शन करता है लाइट को, तो OMR जो है वो सही तरीके से सिग्नल को रीड नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये मोस्ट ऑफ तो ऐसी जगह यूज होता है जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेक जहाँ पे क्वालिटी चेक के लिए जो है OMR शीट का यूज़ किया जा रहा है। यानी कि सिस्टम वही रहेगा कि हर एक चीज़ को जैसे सपोज 10 मैंने अगेन फिर से मैंने ये माउस बनाया, इस माउस को मेरे को चेक में डालना है तो मैंने क्या किया, इसमें 10 क्वालिटी डाल दी। पहली क्वालिटी क्या ये एरोडायनेमिक है, ओके, ठीक है। क्या उसके बाद में इसकी लाइटिंग प्रॉपर वर्क कर दी, ओके, इसके सारे बटन वर्क कर रहे हैं, ओके। तो टोटल मिला के 10 लाइन मैंने डाल दी। उसके अंदर बटन इज वर्किंग और नॉट, ओके, यस, नो, ठीक है, सेमी पार्शियल और सॉरी एरर,
ठीक है। तो 4 ऑप्शन डाल दिए, उसमें से अगर ओके है तो ओके वाला टिक होगा, अगर एरर है तो फोल्ट वाला टिक होगा। तो इस तरह से ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो OMR शीट्स को पढ़ने में काम में आता है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये न्यूरल बेस्ड प्रोसेसिंग में भी काम आता है। व्हाट इज न्यूरल बेस्ड प्रोसेसिंग? ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे सिग्नल, छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सेप्ट करके इन्फॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करके डिसीजन लेना। ठीक है, ये होता है हमारा OMR। अब बात करें हम QR रीडर की, QR कोड रीडर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने बार कोड रीडर देखा था ये। ठीक है, अब QR कोड क्या होता है? QR कोड हम सभी ने देखे हैं। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा पेमेंट मोड के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। QR कोड जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखता है। जैसे हम जहाँ पेमेंट करते हैं जिस भी QR कोड को स्कैन करके, उस QR कोड में उस पर्सन का नाम, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर वो जिस भी वॉलेट या जिस भी वो ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज़ कर रहा है उसकी डिटेल्स जो है इनबिल्ट होती है। जब हम उस हमारे फ़ोन से मतलब QR कोड रीडर से जब हम उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे उस स्पेसिफिक वॉलेट में आ जाती है। जैसे आप पेटीएम से कर रहे हैं तो आपको पेटीएम में उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन दिखेगी एंड देन पेमेंट मोड एक्टिव हो जाएगा। तो ये काम करता है QR कोड रीडर। लेकिन QR कोड रीडर और QR कोड सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं होते, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन कन्वे के लिए भी होते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करना चाह रहे हैं उसको हम QR कोड में इंसर्ट कर सकते हैं एंड देन जब हम किसी भी QR कोड रीडर से उस कोड को स्कैन करेंगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें शो होती है। अगर आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में गए होंगे तो आजकल आपको दिखता होगा नॉन कॉन्टैक्ट डिलीवरी, जहाँ पे मेन्यूज हटा दिए जाते हैं, बल्कि टेबल पे एक QR कोड लगा हुआ होता है। जब आपके फ़ोन से उस QR कोड को आप रीड करते हैं तो उस रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो QR कोड के अंदर हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं एंड देन QR कोड रीडर जो होते हैं वो उस QR कोड को रीड करके उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड कर लेते हैं। तो QR कोड रीडर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये वाला आपका स्टैटिक है और ये वाला भी स्टैटिक है, ये फिक्स कर दिए जाते हैं। इनके सामने आपको QR कोड को ले जाना होता है। ये जो है दोनों ये आपके हैंडहेल्ड के एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप डिवाइस को जो है QR कोड के ऊपर जाकर के स्कैन करते हैं। ठीक है, तो ये QR कोड रीडर का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा स्मार्टफोन भी है। ठीक है, और प्लस हमारे स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो QR कोड को जनरेट भी कर सकती है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने देखा 3 टाइप ऑफ डिवाइसेज, जो कि थी 4 टाइप ऑफ डिवाइसेज: मल्टीमीडिया बेस्ड इनपुट, वेव्स एंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनपुट, कोड एंड कैरेक्टर रीडिंग बेस्ड इनपुट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटेक्शन बेस्ड इनपुट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, कोई सजेशन या कोई फीडबैक तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।